तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको एक बहुत ही अजीबो-गरीब कहानी सुनाऊंगा। एकदम सच्ची कहानी, लेकिन बहुत हैरान करने वाली। 1 मिनट में आपको ये बता दूं कि ये कहानी अचानक बीच में कैसे आ गई। हमने एक सीरीज शुरू की है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर। उसके भी 2 पार्ट ही हुए थे, तो तीसरा पार्ट में पूना के एक जाने पहचाने क्राइम ब्रांच के बहुत ही बढ़िया ऑफिसर हैं राम जाधव, उनके ऊपर कई दिनों से स्टडी कर रहा था। बहुत अच्छा नाम कमाया है। शायद बहुत कम ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं देश में जिनके दामन पे कोई दाग नहीं लगा। उनमें से एक हैं राम जाधव, पूना क्राइम ब्रांच के एसीपी। उनके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, डिफरेंट लोगों से मैंने उनके न्यूज़पेपर कटिंग मंगवाई, नेट पे जाके उनके बारे में देखा, उनके कोलीग से बातचीत की। पूना के कम से कम मैंने 6-7 पत्रकारों से बातचीत की और सबसे सीनियर पत्रकार पूना के आबिद शेख, उनसे मैंने लगातार कई दिन बात की इनके ऊपर, राम जाधव जी के ऊपर स्टडी करने के लिए। वो बात करते करते 2-3 बातें ऐसी हुई जिनका रिश्ता एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ भी था, जिनका रिश्ता आज के जो देश में एक बड़ी खबर चल रही है, उदयपुर का किस्सा। कुछ लोगों ने एक आदमी का सर कत्ल कर दिया और उससे इतना बड़ा बवाल मच रहा है, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। पूरे सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे कन्हैया लाल का केस छाया हुआ है। ये बात भी कुछ ऐसी है। तीसरी बात, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की मैं बात कर रहा था। राम जाधव जी अपने ज़माने के बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक रिलीजियस टॉलरेंस या इनटॉलरेंस का जो मुद्दा चल रहा है, उसकी बात हो रही थी। और आखिरी बात, इस कहानी में भी एक सर कलम होता है, एक धड़ से सर को अलग कर दिया जाता है। और ये कहानी है पूना की, जिस केस को कैसे राम जाधव जी ने सॉल्व किया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और तीसरी बात, ये किस्सा भी 2008 का है। जैसे हमने राजवीर सिंह दिल्ली के एसीपी का किस्सा जो 2008 का था, इसी तरह ये किस्सा भी 2008 का है। 2 अप्रैल की 2 तारीख 2008 किस्सा शुरू होता है। पूना में एक बहुत मशहूर, बहुत बढ़िया और बहुत इंटरनेशनली रिप्यूटेड हॉस्पिटल है जिसका नाम है सैसुन हॉस्पिटल। मतलब दूर दूर से लोग वहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। मेडिकल कॉलेज भी है और बहुत आला किस्म का हॉस्पिटल है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। उस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ एक मुर्दा घर भी है, जिसको हम मॉर्चुरी कह देते हैं। जहाँ पे वो एरिया जो हॉस्पिटल से थोड़ा सा एक साइड में होता है, जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडीज़ हैं वो रखी जाती हैं और उसके बाद जो रिश्तेदारों ने अपनी अपनी पेशेंट्स की बॉडी रिसीव करनी होती हैं, वो वहाँ से लेके जाते हैं। उसकी एंट्रेंस भी सेपरेट होती है और थोड़ा सा वो जो मरीज़ों के रूम्स होते हैं, जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होता है, उससे हट के होता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा उजाड़ किस्म का एरिया होता है। वैसे भी डेड बॉडी जो होती हैं, लाशें होती हैं, उनके नज़दीक को जाना नहीं चाहता, इसलिए वहाँ पे आवाजाही बहुत कम रहती है। एम्बुलेंसेस के अलावा और वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो एरिया हॉस्पिटल के एक साइड पे बना हुआ है। सैसुन हॉस्पिटल एकदम पूना शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। उसके साथ ही कोंडवा एरिया है, उसके आगे थोड़ा सा हड़पसर एरिया है। अगर हम शोलापुर की साइड में जाएं ईस्ट की तरफ, तो वो सब एरियाज आते हैं। बहुत कुछ हाटमेट कॉलोनीज भी हैं
और कुछ बहुत बड़ी लेटेस्ट इमारतें भी बनी हैं। तो एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म का पूरा एरिया वो है। वहाँ पे ये हॉस्पिटल स्थित है, बना हुआ है। हुआ कुछ ऐसे, 4 दोस्त एक जगह पे बैठे, एक पार्क में थोड़ी ओपन जगह पे शराब पी रहे थे। कोई क्रिमिनल नहीं थे, उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। उनमें से 2 जो थे वो मुस्लिम थे, 2 हिंदू थे। ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आज जानबूझ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। 4 दोस्त किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो वो 4 दोस्त आपस में रोज़ मिलते थे, दिन में अपना कुछ काम काज करते थे छोटा मोटा, और शाम को बैठ के गप्पे लड़ाना, शराब पीना, कभी पिक्चर देख लेना, कभी किसी गार्डन में टहल लेना, कभी किसी नज़दीक मार्केट में घूम आना। ये उनका शाम को टाइम पास करने का तरीका था। लेकिन कोई पक्का काम नहीं था उनका, जिनको डेली वेज अर्नर कह लो, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। लेकिन जो भी कमाते थे उसमें से शाम को बैठ के शराब जरूर पीते थे। ये उनकी एक कमज़ोरी थी। तो जिनको हम कह सकते हैं वैगाबॉन्ड्स, आवारागर्द किस्म के लोग, ये उन चारों की कॉमन बात थी। और इसी तरह करते करते एक दिन एक दूसरे का चैलेंज हो गया। कुछ उनमें से एक शख्स जो था, जिसका नाम शोएब शेख था, उसको चाकू रखने की आदत हुआ करती थी। और वो चाकू सिर्फ, आप सुन के हैरान रह जाओगे, इसलिए रखता था कि जब शाम को बैठ के शराब पीते थे तो कभी अमरूद ले लिया, कभी सेब ले लिया, या कभी इस किस्म का और कोई सस्ता फ्रूट ले लिया, कभी कभार, रोज़ नहीं। तो उसको काट के वहाँ पे उसकी सलाद बना के अपने तरीके से खाने के लिए, कोई वो जो क्रिमिनल यूज़ करते हैं रामपुरी नाइफ, इस किस्म का नहीं था, छोटे साइज़ का चाकू था, वो रखता था अपने पास। तो ये उसका एक शौक़ था। तो एक दिन 2 अप्रैल की दिन रात को जब दारू पी रहे थे, सैसुन हॉस्पिटल के नज़दीक एक पार्क में बैठे, तो यहाँ पे इनकी चैलेंजबाजी हो जाती है। सबसे फिज़िकली कमज़ोर था शोएब शेख। 3 दोस्त उसको ताने मेने मारने लगते हैं, उनको टॉन्ट करना शुरू करते हैं। कुछ बात होती है मारा मारी की, पीटने की, किसी को मारने की। अब शराब पी के आपको मालूम है आदमी कहाँ कहाँ पहुँचता है। तो किसी को मारने की बात हुई तो इसको सब तीनों लोगों ने मिलके टॉन्ट किया कि तुम तो आज जिंदा आदमी तो छोड़ो, तुम तो एक मुर्दे को नहीं मार सकते। तो ये बड़ी अजीब सा डायलॉग शराबियों वाला ये हो गया। और उसके बाद उस आदमी के दिमाग में क्या आया शराब के नशे में कि मैं इनको आज कुछ करके दिखाता हूँ। उसमें इनकी कुछ कहा सुनी भी होती है। अब शराब पी के ऊंची आवाज़ भी बोली जाती है। उसमें कुछ जो और लोग उस गार्डन में थे वो इतराज़ करते हैं, और वहाँ से कुछ लोगों से भी बोलचाल हो जाती है। तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से निकलते हैं और सैसुन हॉस्पिटल की हद में घुस जाते हैं। रात का टाइम था, सुनसान जगह थी, और वहाँ पे इनकी निगाह पड़ती है जहाँ पे मराठी में लिखा हुआ था शवगृह, मीन मॉर्चरी, जहाँ पे लाशें रखी होती हैं, बॉडीज़ रखी होती हैं जो मरीज़ मर जाते हैं। तो ये तीनों लोग बैठे रहते हैं, और ये चौथा आदमी जिसको टॉन्ट किया जाता था, शोएब शेख, जो अपने पास जेब में छोटा सा चाकू रखता था, वो उस शवगृह में चला जाता है बिना इनको बताए। और वहाँ पे और कोई नहीं था, दरवाजे को ताला नहीं लगा हुआ था। ये वो कुंडी खोलता है और अंदर चला जाता है। वहाँ पे इसको एक लाश नज़र आती है। ये आदमी अपने चाकू से उस लाश की गर्दन काट देता है, और वो गर्दन काट के सर जो है उसका वो उठा के बाहर ले आता है और अपने दोस्तों के सामने रख देता है कि देखो आपने मुझे चैलेंज किया था, मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता, मैं ये करके आ गया। और वो तीनों दोस्तों के होश उड़ गए।
उनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया कि हम तो तुम्हें मखौल कर रहे थे, तुमने ये क्या कर दिया। अब उसको एक क्राइम तो हो गया, बहुत बड़ी वारदात कर दी आपने। भले एक मुर्दे की गर्दन काटी, लेकिन बहुत बड़ा जुर्म है। अब उन्होंने कर दिया, क्रिमिनल तो थे नहीं लेकिन काम हो गया। अब उनको वहाँ से इतने घबरे कि क्या करे अभी। इतने में अंदर जो शवगृह था, अब हुआ कुछ ऐसे कि जब ये लोग इस फिराक में थे कि अब इस सर का क्या किया जाए, तो ये इनके पास मौका था कि इसको वापस अंदर रख दिया जाए। लेकिन तभी जब ये सोचा तो हॉस्पिटल के अंदर हरकत शुरू हो गई। शायद नाइट शिफ्ट का स्टाफ आ रहा था, तो लाइटें जलने शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए। तो ये आदमी बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये चारों लोग वहाँ से, एक आदमी के वो कोई कपड़ा वहाँ पे कुछ पड़ा था उस एरिया में, कोई गोनी का कुछ, उसमें उसको ढक के वहाँ से भागे। वहाँ पे भागे तो उसके नज़दीक ही एक कोई छोटा सा रिवर किस्म की जो छोटी सी एक नदी होती है, जिसमें अब शहर के पास उसको नाला भी कह देते हैं, नल्ला। तो उसके साथ में कोई सुबह सुबह लोग अपने काम भी करते हैं घर भर के कुछ, तो वहाँ पे जाके उसको सोचने इसको कैसे यहाँ पे अंदर फेंके। तो इतने में वहाँ पे कुछ कुत्ते आ जाते हैं, डॉग्स। उनको इनके शक होता है, जब उनको लगा कि रात के इतने उजाड़ में कुछ लोग आए हैं तो शायद कुछ खाने का सामान मिल जाए। तो कुत्तों से घबर के ये लोग वहाँ से भागते हैं, थोड़े दूर जाते हैं और वहाँ से कहीं से एक प्लास्टिक की थैली ढूंढ के लाते हैं। नशा तो सब उतर गया उनका। अब उसको छुपाया कैसे जाए उस गुनाह को जो किया था, तो उस प्लास्टिक की थैली में सर को रख के उसको बांध के उस छोटी सी नदी जिसमें बहुत थोड़ा पानी था, नल्ला था, उसमें फेंक देते हैं। और वो ऐसे एरिए में गिरा जहाँ से पानी का निकास बहुत कम था। और दूसरे दिन सुबह जब उस इलाके की रहने वाली कुछ चौपड़पट्टी वगैरह में रहने वाली औरतें कपड़े वगैरह बर्तन धोने वहाँ जाती हैं, तो उनको ये कुछ अजीब सी चीज़ तैरती हुई पानी में नज़र आती है। तो वो मर्दों को बुला लेती हैं। आदमी आते हैं, वो प्लास्टिक की थैली को देखते हैं तो अंदर जो था देख के वो भी डर जाते हैं। पुलिस को इतला दी जाती है और 3 अप्रैल की सुबह पुलिस उस कटे हुए सर को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन तब तक ये बात आधे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि सैसुन हॉस्पिटल से एक मुर्दे का सर काट के कुछ लोग ले गए हैं, सरगुल है। हॉस्पिटल पे सवाल उठने लगे। तो जो लोकल अखबार जो छोटे थे, उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक अखबार ने तो कहीं शायद इस किस्म की कोई सुर्खी भी लगा दी थी कि मुर्दे की जान खतरे में। तो यह लोगों की आदत होती है, मौका देख के भड़काने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं ये स्टडी कर रहा था, ये हेडिंग देखा मैंने, जब मुर्दे की जान खतरे में है, तो मुझे एक 1980 की एक फिल्म याद आ गई। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, आकाश जैन। उन्होंने एक हिंदी की कोई हॉरर फिल्म बनाई थी, सस्पेंस फिल्म। उसका नाम रखा था मुर्दे की जान खतरे में है। मैंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन आकाश जैन मेरे दोस्त थे, तो उनकी जब फिल्म रिलीज़ के पहले जो पब्लिसिटी करते हैं, उसके लिए मेरे अखबार में मैंने कुछ उस फिल्म के बारे में जो उन्होंने मटेरियल दिया था, वो शायद मैंने कुछ लिखा था। तो ये इस किस्म के वो मुझे याद आ गया कि जिस अखबार वाले ने वो हेडलाइन बनाई, छोटा सा लोकल अखबार, उसने शायद 1980 के दहाके की वो फिल्म देखी होगी। खैर, अब पूरे शहर में इस बात का चर्चा होने लगा और लोगों में इतना गुस्सा, इतना एंगर और डर। और दूसरी बात ये थी कि जिस शख्स का सर काटा गया था, वो शायद टीबी से उसकी डेथ हुई थी और हॉस्पिटल में एडमिटेड था।
और जब सर नहीं था तो किसी को पता नहीं था ये किसकी लाश है। तो उसकी इंक्वायरी होती रही पहले, तो सर तो बाद में मिला। तो उसके घर वालों ने जो बॉडी लेके जानी थी संस्कार के लिए वो भी नहीं लेके गए, बिकॉज वो आदमी टीबी से मरा था। तो दूसरे दिन ही हॉस्पिटल ने अपने अख्तियार यूज़ करते हुए उसका वो संस्कार कर दिया, लास्ट राइट्स कर दिए। लेकिन घर वालों ने बहुत बड़ा बवाल किया कि हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी सुपरविज़न की इतनी बुरी हालत है कि आप शवगृह से आपकी लाशें भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो पुलिस कमिश्नर्स की मीटिंग हो रही है, क्राइम ब्रांच के अफसरान की मीटिंग हो रही है, और पूरा जो खुफिया तंत्र होता है पुलिस का उसको एक्टिवेट किया जाता है। और उसमें एक ऑफिसर थे राम जाधव, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क था खबरी लोगों का। वो उनको एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन उस घटना के बाद जो लोग थे वो लेट नाइट उस एरिया में पार्क में जाना छोड़ दिया। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ इस किस्म के लोग बैठे थे, लेकिन कौन थे किसी को पता नहीं। तो काफ़ी दहशत का माहौल पूना शहर में, ख़ास तौर पे कोंडवा, हड़पसर और इन एरियाज़ में बना रहा बहुत महीने। 4 महीने तक इस केस की कोई गुत्थी नहीं सुलझी। 4 महीने के बाद राम जाधव जी को उनके एक खबरी का फ़ोन आता है कि मैंने कुछ लोगों को हड़पसर एरिया में रात को शराब के नशे में एक अड्डे पे बैठे हुए कुछ बातें करते सुना है, जिन बातों से शक होता है कि उनका कुछ लेना देना उस केस से ज़रूर है। क्योंकि एक आदमी दूसरे कुछ लोगों को बड़ी शान से बता रहा था कि हम तो सर काट के फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इस किस्म की बात उसने सुनी और उसने इमीडिएटली राम जाधव जी को बताया, और उसने वो एरिया बताया कि किस एरिया में उन लोगों को देखा गया। तो राम जाधव जी ने उस आदमी को लेके एक रफ स्केच तैयार करवाया जो शख्स को उसने इस किस्म की बात करते सुना था। उस स्केच को लेके उन्होंने अपनी मेहनत की, अपने खबरियों को काम पे लगाया, और अचानक एक दिन उस शख्स के घर जा पहुँचे जिसने एक अपने वो चाकू से इस इतनी दर्दनाक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था। शोएब शेख को अरेस्ट किया गया। पहले तो वो माना नहीं, लेकिन बाद में आपको मालूम है कि पुलिस के जो तरीके होते हैं वो तो अगर अपने करने पे आ जाएं तो बड़े बड़े जो शातिर क्रिमिनल होते हैं वो भी सब बता देते हैं। तो आखिर में उस शख्स ने अपना गुनाह कबूल किया और उसके साथ अपने तीनों साथियों के नाम बताए। 2 दिन के बाद वो साथी भी पकड़े गए, लेकिन इनको पकड़ने में वो 4 महीने जो पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, जो मशक्क़त करनी पड़ी, ऐसा बहुत कम होता है। जिंदा आदमी को मारना, जैसे उदयपुर का केस हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसके लिए आदमियों को ढूंढना पकड़ना हमें सबको वाजिब लगता है कि पकड़ा ना जाना, जल्दी पकड़ने चाहिए, लेकिन एक मुर्दे के सर के लिए इतनी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। और कोई राज्य होता मुझे लगता है तो शायद पुलिस उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करती, उस मामले को खुर्द-बुर्द कर देते, उस आदमी के रिश्तेदारों को थोड़े पैसे वैसे दे के चुप करा देते कि हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। लेकिन नहीं, पूना में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उस समय राम जाधव एंटी रॉबरी सेल में थे। एक हिसाब से हॉस्पिटल से एक सर की रॉबरी हुई थी, इसलिए शायद केस उनको दे दिया गया। बाकी पुलिस स्टेशन भी काम पे लगे थे, लेकिन अल्टीमेटली केस को सॉल्व किया एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने, जो उस समय एंटी रॉबरी सेल जो क्राइम ब्रांच के नीचे काम करती है पूना पुलिस की, उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। तो आज इस केस में हमने एक दूसरे किस्म के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल देखा, एक और दूसरी किस्म की कहानी देखी, जो अगर वो शख्स जिंदा होता
तो उसी किस्म की कहानी होती जो इन पिछले दिनों उदयपुर में हुई है। मेरे कहने का इस पूरी कहानी का मतलब ये था कि क्राइम के पीछे धर्म को नहीं लेना चाहिए। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। जिसने भी कुछ किया है, गलत काम किया है, उसको उसके काम की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको धर्म के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इसके पहले भी एक 3-4 साल पहले राजस्थान में एक केस हुआ था। यहाँ पे एक किसी वर्कर ने किसी वो गाय वगैरह को लेके जा रहे कुछ लोगों को पकड़ा था, एक को मार दिया था, और उसको मारने की वो पूरी जो उसने वीडियो बनाई थी उसको सोशल मीडिया पे उसको दिखाया गया था, अपलोड कर दिया गया था, और लोगों ने उसको हीरो माना था कि इसने कैसे आदमी को मारा है। अगर वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर उसने क्राइम किया है उसको क्रिमिनल माना जाना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नीचे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। धर्म के नाम से जोड़ना गैर कानूनी है। लाखों करोड़ों हिंदू इस देश में रहते हैं, लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं, करोड़ों सिख ईसाई सब रहते हैं। उनमें से अगर 1-2 लोग कोई इस किस्म का घिनौना काम करते भी हैं, उसके लिए पूरी कौम को, धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये मेरी निजी राय है। ये पूरा देश हमारा है, हमारी फैमिली है, हम सब एक दूसरे के हैं। ये इस कहानी से जो एक आदमी का इस तरीके से हॉस्पिटल में एक मरे हुए आदमी का मर्डर दोबारा किया जाता है, लेकिन पूना में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई रॉयट्स नहीं हुए, कोई इस किस्म की हरकत नहीं हुई कि जो शांति का माहौल है वो बिगड़े। तो इस तरीके से ये घटना हमारे लिए बहुत सिंबॉलिक घटना है। इससे बहुत सबक सीखना चाहिए। क्राइम तो मुर्दों के साथ भी हो जाता है। खैर, इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।